नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, आज हम पशुपालन में चर्चा करेंगे एनिमल टर्मिनोलॉजी की या पशुपालन की शब्दावली की। हमने सामान्य क्लास ले ली थी। आज हम बात करेंगे साथियों शब्दावली के अंदर। पहले हमने पढ़ लिए थे, बंदीगण पढ़ लिए थे, पशु के पेट का आधार वर्गीकरण पढ़ लिए थे, हमने सारणियाँ पढ़ ली थी, हमने बहुत कुछ चर्चाएं कर ली थी। आज हम साथियों चर्चा करेंगे पशुपालन की शब्दावली की। हर सब्जेक्ट की शब्दावली होती है। आज हम पशुपालन की जो सामान्य शब्दावली, जो सामान्य नाम है, हम उनके अर्थ पढ़ेंगे। आपको ध्यान से मन लगाकर इस क्लास को पढ़ना है। एनिमल अटेंडेंट वालों के लिए क्लास बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हो साथियों, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। वो कहते ना, इतने हल्के में मत आंक ए जिंदगी, इतने हल्के में मत आंक ए जिंदगी, जो मैं हूं ना वो भी बताना बाकी है, जो मैं हूं ना वो भी बताना बाकी है। अभी तो सिर्फ तूने मेरे पंख देखे हैं, अभी मेरी असली उड़ान बाकी है, अभी मेरी असली उड़ान बाकी है। तो साथियों समझ जाओ, अभी आपने सिर्फ पंख फैलाए हैं, अभी आपकी उड़ान बाकी है। जब दिसंबर में आपका एग्जाम हो और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो और आपने एनिमल हस्बेंड्री के 45 सवाल राइट किए हो, तब आपको ये लाइन है कहनी है कि अभी मेरी असली उड़ान बाकी नहीं, अब मैंने पूरी उड़ान कर ली है। चलिए साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पशुपालन की शब्दावली के अंदर पहले हम पढ़ेंगे साथियों मीनिंग के बारे में। क्या पढ़ेंगे साथियों? मीनिंग पढ़ेंगे। मीनिंग क्या होता है? माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना। क्या है साथियों? माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना क्या होता है? मीनिंग होता है। यह साथियों कहाँ पर करते हैं? विदेशों में ज्यादा करते हैं। विदेशी गायों या विदेशों में ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भारत हमेशा मातृशक्ति के प्रति लगाव वाला देश रहा है। हमेशा पशु को यहाँ पर ठेस या दुख नहीं पहुंचाया जाता है, इसलिए भारत के अंदर सब पशु को माँ के साथ रख कर ही पाला जाता है। लगभग जगहों पर, कई जगहों पर अलग कर देते हैं। लेकिन सकलिंग क्या होता है साथियों? बछड़े को माँ के साथ रख कर पालना सकलिंग होता है। क्या होता है? माँ के साथ बछड़े को रख कर पालना। माँ और बेटे दोनों साथ में रहेंगे। ये क्या होता है साथियों? सकलिंग। ये हमारे भारत में होती है। अब विदेशी गायें क्या दूध उत्पादन ज्यादा देती है? विदेशों में आपने देखा होगा, इनका आपस में लगाव नहीं होता है। जो आप ऐसे मनुष्यों में भी देख लो, विदेशों के जो मनुष्य रहते हैं, बेटा कहीं पर रहता है, बाप कहीं पर रहता है, उनके अंदर ज़्यादा लगाव नहीं होता। लेकिन हमारा जो भारत है, यहाँ पर सभी की अपने अपने प्रति सहानुभूति होती है, उनका आपस में लगाव होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। विनिंग, माँ से अलग रख कर पालना। सकलिंग से यानी साथ रख कर पालना क्या होता है साथियों? सकलिंग होता है। आगे हम पढ़ेंगे डोजिंग। डोजिंग क्या होता है साथियों? भेड़ के अंदर के जो परजीवी होते हैं उनको मारना। भेड़ के जो अंदर के परजीवी होते हैं साथियों, उनको मारना डोजिंग होता है। ये तो भेड़ों में होता है, लेकिन मानव के अंदर, जो दिल के अंदर जो कुछ भी होता है, हम उसको नहीं मार सकते। अगर उसके अंदर बदले की भावना होती है मानव के दिल में, वो हम कभी नहीं मार सकते। लेकिन भेड़ के अंदर के जो परजीवी होते हैं, हम उनको जरूर मार सकते हैं। उससे क्या कहते हैं साथियों? डोजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोजिंग कहते हैं। अगर हम डस्टिंग की बात करें, किसकी साथियों? डस्टिंग की बात करें। डस्टिंग क्या होता है? भेड़ के बाहर के परजीवियों को मारने की क्रिया क्या कहलाती है? डस्टिंग कहलाती है। हमारे मारवाड़ में कहावत चलती है ना बेटा, गंगा नहाने से पाप नहीं धुलते, तन नहाने से पाप नहीं धुलते, जब मन शाप हो तो सारे पाप धुल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? हमारे मारवाड़ में कहते हैं ना कि भले ही तू कुत्तो ही ना, कालो तो कालो रही, घोड़ो तो घोड़ो रही, अगर थारो मन शाप है तो थारे वास्ते पूरा जग शाप है। कहते ना मारवाड़ी में, वैसे ही होते हैं साथियों। डस्टिंग क्या होता है? भेड़ के बाहर के परजीवियों को मारने की क्रिया क्या कहलाती है साथियों? डस्टिंग कहलाती है। आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं फलसिंग। प्रजनन शुरू होने के पूर्व 2 से 3 सप्ताह पूर्व, प्रजनन शुरू होने से 2 से 3 सप्ताह पूर्व साथियों, जो कुछ भी अतिरिक्त आहार खिलाया जाता है वो क्या कहलाता है? फलसिंग होता है। अब अतिरिक्त आहार तो आप समझ रहे हो, लेकिन आपने एक आहार वाला टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर आपने पढ़ा था साथियों, जीवन निर्वाह के अलावा जो कुछ भी अतिरिक्त खिलाया जाता है वो क्या कहलाता है? जीवन निर्वाह के अलावा जो कुछ भी अतिरिक्त आहार खिलाया जाता है वो क्या कहलाता है साथियों? वो उत्पादन राशन कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्या कहलाता है साथियों? उत्पादन राशन।
उत्पादन राशन। आपने आर वाली क्लास ली तो आपको याद है, अब आपको मैं बता देता हूँ। उससे पहले आपको जीवन निर्वाह आहार पता होना चाहिए। क्या साथियों? जीवन निर्वाह आहार। जीवन निर्वाह आहार होता क्या है? कुल मिलाकर पशु को जीवित रखने के लिए जो आहार दिया जाता है उसे जीवन निर्वाह आहार कहते हैं। पशु को उसके शरीर भार, क्या साथियों? शरीर भार, प्रजनन क्षमता, तथा स्वास्थ्य यथावत रहे उसके लिए दिया जाने वाला आहार। क्या कहलाता है साथियों? जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। जबकि उत्पादन राशन क्या होता है? जीवन निर्वाह आहार के अलावा जीवन निर्वाह आहार के अलावा दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है साथियों? उत्पादन राशन या प्रोडक्शन राशन कहलाता है। हम किसकी चर्चा कर रहे थे साथियों? फलसिंगी। प्रजनन शुरू होने से पूर्व 2 से 3 सप्ताह पहले जो हम अतिरिक्त आहार खिलाएंगे वो क्या कहलाएगा साथियों? फलसिंग कहलाएगा। आपको ये भी याद रखना है। चलिए हम आगे बात करते हैं साथियों चयन की। चयन या सिलेक्शन की हम बात करते हैं। अब ये सिलेक्शन तो साथियों आपको पता है ये सिलेक्शन क्या होता है। जिस किसी घर में लगे हैं, अगर आपकी कोई पड़ोसी नौकरी लगा है, उसका सिलेक्शन हुआ है और किसी ने स्टेटस लगाया और आपके घर वालों को पता चला है, उसके बाद में वो आपके सिलेक्शन के लिए आपको कितनी बातें सुनाते हैं, कितने ताने मारते हैं, आप समझ सकते हो ना। मैं सबकी भावना पढ़ सकता हूँ, सभी बेरोजगारों की मैं भावना समझ सकता हूँ। बेरोजगार आदमी को जितने ताने पड़ते हैं ना, शायद किसी और इंसान को पढ़ते होंगे। जैसे आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन होगा, वही ताने मारने वाले आपको क्या कहेंगे? जो ताने मारते हैं वही आपको क्या कहेंगे साथियों? कहेंगे मुझे तो पता था इसका सिलेक्शन होगा। क्या था साथियों? मुझको तो पता ही था। क्योंकि उसके बाद में आप नहीं बोलते, उसके बाद में आपकी मेहनत बोलती है कि इसने पढ़ा है, गवर्नमेंट सिलेक्शन लिया है। लेकिन आजकल क्या साथियों? पढ़ने वालों के भविष्यों पर एक छोटी सी लोग चोट मार देते हैं, पेपर लीक कर देते हैं। पेपर लीक सबसे बुरी बात है। मेहनत करने वालों के साथियों ये हानि हो रही है। उनका नंबर नहीं आकर लोग चंद रुपयों में पेपर को खरीद लेते हैं। कहते ना वो ईमान बेच देते हैं जो वहाँ पर बैठे हैं। लेकिन उनको भी पता होना चाहिए कहीं ना कहीं यहाँ भारत कहते हैं देर भली पर देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं समझदारी आएगी। एक दिन कोई ऐसा अफसर आएगा जो हमारे पेपर लीक को रोकेगा और उसके बाद में सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नंबर आएंगे। हम आशा करते हैं भाई बेरोजगार जो भी हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन्हीं के नंबर आए। आगे से हम सरकार से निवेदन करेंगे भाई पेपर लीक का मामला कभी सामने ना आए और जो भी बेरोजगार हैं उनका सिलेक्शन हो, अपनी मेहनत के दम पर हो। मेहनत बेटा जब रंग लाती है ना, तब उसके खिलने के तरीके भी बहुत अलग होते हैं। कहते ना मेहनत को मैं इस कदर साबित कर सकता हूँ कि फूल खिलने के लिए बीज को दफन होना पड़ता है। कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है साथियों। कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। चलिए हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे थे साथियों चयन या सिलेक्शन की। अब आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन होगा, आप एनिमल अटेंडेंट बनोगे तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी, आपके घर वालों को होगी और आपके पड़ोसियों में तो जलन ही होगी बेटा। उन्हें खुशी तो नहीं होती लेकिन वो ऊपर के मन से कहते जरूर हैं मुझे तो पता था इसका सिलेक्शन होगा और ये पढ़ता है। ठीक है, आपका भला जिंदगी में 2 ही इंसान चाहेंगे, आपके घर वाले और एक आपसे सबसे ज़्यादा लगाव रखने वाला और दूसरा है साथियों गुरु। यही आपका भला चाहते हैं। चलिए हम बात करते हैं चयन या सिलेक्शन की। क्या होता है साथियों? किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्तम व इच्छित गुणों वाले पशुओं को
अलग करना क्या कहलाता है साथियों? चयन कहलाता है। अब चलिए हम बात करते हैं, अगर किसी को कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए पूरे राजस्थान के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं कि नहीं करते हैं? सभी आवेदन करेंगे। अब उनमें से वो पेपर देंगे, फिजिकल पास करेंगे, उसके बाद में जैसा सरकार को चाहिए पुलिस वाला वैसा उनमें से मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, बस वही चयन है। तभी तो कहते हैं पूरे झुंड में से एक अकेला इंसान निकलता है। वो झुंड होता है अभ्यर्थियों का, उनमें से जिसके अंदर गुण होंगे, जिसकी योग्यता होगी, उसी का सिलेक्शन होगा। वैसे ही पशुओं का जो झुंड होगा उनमें से एक इच्छित गुणों, उत्तम गुणों वाले पशुओं को छांटेंगे या अलग करेंगे, वो चयन कहलाएगा। एक होता है साथियों कलिंग। कलिंग क्या होता है? बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने की क्रिया, अलग रखने की क्रिया क्या कहलाएगी साथियों? कलिंग कहलाएगी। जो बीमार पशु हैं उनसे जो स्वस्थ पशु है हम उनको अलग रखते हैं। घरों में सभी के पशु पालते हैं, उनको पता अगर कोई बीमार पशु होता है तो हम उसको दूर बांधते हैं, बाकी पशुओं से दूर बांधते हैं ताकि ये पशु बीमार ना हो। वो क्रिया क्या कहलाएगी साथियों? हमारे यहाँ पर कलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? कलिंग कहलाती है। अगर हम आगे चर्चा करें साथियों डॉकिंग की, अब आप फोटो से सभी समझ पा रहे हो डॉकिंग होता क्या है। फोटो को ध्यान से देखिए साथियों, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। एक डॉक्टर है जो 1 से 2 सप्ताह की उम्र में के जो भेड़ होते हैं साथियों उनकी पूंछ काट रहा है। क्या काट रहा है साथियों? पूंछ काट रहा है। उस पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं। अब पूंछ काटते क्यों हैं? सभी को पता है भेड़ अपने जीवन निर्वाह के लिए, या जो भी भेड़ पालक जो जाती है या साथियों जो भेड़ पालते हैं उनको लेकर दूर दूर तक घूमते हैं, उनको चराने जाते हैं। जब वो चराने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, या तो उनके अंदर कोई परजीवी का संक्रमण हो जाएगा पूंछ के अंदर, या वो जैसे इस खेत से उस खेत में अगर उन्होंने छलांग लगाई, अगर कहीं बीच में तार बंधे हुए हैं उनमें से पूंछ फंस गई तो वो भी खराब है ना, पशु को नुकसान होगा, उसकी हालत खराब होगी। उससे बेहतर है साथियों हम उससे पहले उस पूंछ को काट देते हैं। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो पूंछ काट दी तो वो कैसे भी घूमे, कोई संक्रमण का खतरा नहीं है, कोई अन्य का कोई खतरा नहीं है, कहीं पर कांटे लगने का खतरा नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। डिबीकिंग। मुर्गियों में 1 माह की आयु में चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाती है साथियों? डिबीकिंग कहलाती है। मुर्गियों में 1 माह की आयु में चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाएगी? डिबीकिंग कहलाएगी। अब चोंच काटते कितने हैं साथियों? जो ये ऊपर की चोंच है वो 1/4 भाग काटते हैं, और जो नीचे की चोंच है साथियों वो 1/8 भाग काटते हैं। और चोंच काटने का जो यंत्र होता है साथियों वो क्या होता है? डिबीकर होता है। यहाँ तक क्लियर है? 1/4 भाग ऊपरी चोंच, 1/8 भाग निचली चोंच। ठीक है। क्या कहते हैं भाई, चोंच बड़ी हो जाती है तब उनको दाना उठाने में तकलीफ होती है, इसलिए चोंच काटते हैं। और एक साथियों ये क्या करते हैं, इनकी चोंच बड़ी होती है ना, ये जो मुर्गियां हैं आपस में एक दूसरे को मारती और घायल कर देती है। वो किसके कारण होता है साथियों? NaCl की कमी कारण करते हैं। आगे हम चर्चा करें साथियों डीवर्मिंग की। डीवर्मिंग क्या होता है? मुर्गियों में उनके पेट व अंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना। मुर्गियां हैं उनके अंदर पेट के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं साथियों? कृमि होते हैं। क्या होता है साथियों? कृमि होते हैं या छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको मारना या उनसे मुक्त कराना क्या कहलाएगा? डीवर्मिंग कहलाएगा। ठीक है। कहना बोली जो अभी मैं आपको चर्चा कर ही रहा था कि मुर्गियां एक दूसरे पक्षी को चोंच मार के क्या करती है साथियों? घायल करती है। लड़ाकू लड़ते हैं आपस में, छोटे बच्चे होते हैं वो आपस में लड़ते हैं। जब 2 जने होते हैं, एक ने इधर से झापट मिलता है एक इधर से झापट मिलता है, वहां दोनों रोते रोते मम्मी के पास चले जाते हैं और उनका निवेड़ा वहीं पर हो जाता है। अगर वो 2 भाइयों के बच्चे हो और दोनों लुगाई हो, क्या लड़ाई होती है घर के अंदर। मेरे बच्चे की गलती नहीं थी, मेरे बच्चे की गलती नहीं थी, बात दोनों के अंदर टकरार होती है बहुत शानदार वाली, और वो आपको देखने को मिलती है। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना प्रेम से रहते हैं आपस में वही सबसे अच्छा है। प्रेम से रहना चाहिए ज़िंदगी में, और सबसे लगाव रखना चाहिए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो। आपका लगाव हमेशा सहानुभूति जताता है बेटा,
चलिए हम बात करते हैं कैनाबोलिज्म की। तो मुर्गियों का एक दूसरे को मारकर घायल करना क्या कहलाता है साथियों? कैनाबोलिज्म। होता किसकी कमी से साथियों? NaCl की कमी के कारण ये आपस में चोंच मारते हैं। किसकी कमी से साथियों? NaCl की कमी के कारण ये पक्षी आपस में चोंच मारकर एक दूसरे पशु को घायल करते हैं। आगे हम बात करें साथियों कैपोनाइजेशन की या बंधीकरण की। कैपोनाइजेशन होता क्या है? मुर्गों में प्रजनन क्षमता को नष्ट करना या बंधीकरण करना क्या कहलाता है साथियों? कैपोनाइजेशन कहलाता है। अब करते किससे हैं साथियों? तो इंजेक्शन के द्वारा। पहली बात तो इंजेक्शन के द्वारा। अब बंधीकरण इंजेक्शन के द्वारा करते हैं तो इसमें हार्मोन कौन सा उपयोग लेते हैं साथियों? तो नीचे लिख रखा देखो, डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन। कौन सा काम लेते हैं साथियों? डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन काम में लिया जाता है बंधीकरण करने के लिए। जो बंधीकरण नर मुर्गा होता है साथियों उसे हम क्या कहते हैं? कैपेन कहते हैं। वो क्या कहलाता है साथियों? बंधीकरण नर मुर्गा कैपेन कहलाता है। और ये बंधीकरण कितने साथियों? 10 माह जो पुराने मुर्गे होते हैं उनमें करते हैं। जैसे मुर्गा पैदा हो उससे 10 माह बाद उसमें बंधीकरण कर दिया जाता है। और किससे करते हैं? इंजेक्शन से। इंजेक्शन कौन सा लगाते हैं साथियों? डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। अब कैपोनाइजेशन या बंधीकरण। अब बंधीकरण होता क्या? आपने पढ़ा था साथियों, प्रजनन क्षमता को नष्ट करना क्या होता है? बंधीकरण होता है। और मुर्गे को बंधीकरण करने की क्रिया क्या कहलाती है साथियों? कैपोनाइजेशन। मुर्गे को बंधीकरण करने की क्रिया क्या कहलाती है साथियों? बंधीकरण की क्रिया कैपोनाइजेशन। और बंधीकरण किया हुआ मुर्गा क्या कहलाएगा साथियों? कैपेन कहलाएगा। याद रखना, क्रिया कैपोनाइजेशन, बंधीकरण मुर्गा कैपेन क्या कहलाएगा साथियों? कैपेन। कितने माह के मुर्गे में बंधीकरण करते हैं साथियों? 10 माह में। कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? तो डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। किसका साथियों? डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम आगे चर्चा करें साथियों, डिसबडिंग या डिसहॉर्निंग। क्या साथियों? डिसबडिंग या डिसहॉर्निंग, पशुओं के सींगों को हटाना क्या कहलाता है साथियों? डिसबडिंग या डिसहॉर्निंग कहलाता है। जो सींग होते हैं उनको हटा दिया जाता है। ये क्रिया 7 से 15 दिन की आयु में की जाती है। कब करते हैं साथियों? 7 से 15 दिन की आयु में करते हैं। एक होता है साथियों डी हॉर्नर। एक डी हॉर्नर मशीन आती है जिसको 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके सींग कलिका पे, किसमें साथियों? सींग कलिका होती है ना, उस पर 10 सेकंड के लिए लगाते हैं। अब 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट का अगर टेम्परेचर होगा तो वहां की जो सींग कलिका वो जड़ से जल जाएगी और उसके बाद में वहां पर सींग आगे वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ये आपको पता है। ये है साथियों वैज्ञानिक विधि। वो साथियों आपने देखा था आरी के द्वारा भी काटते हैं कि नहीं काटते हैं? गाँव में जिनके सींग बड़े हो जाते हैं बाद में उनको आरी से काटा जाता है उन सींगों को। और साथियों आपने देखा होगा एक होता है साथियों इलास्टिक रबड़ के छल्ले। रबड़ के छल्लों से भी साथियों सींगों को ऊपर से सींग रोदन या सींगों को काटा जाता है। लेकिन सबसे उपयुक्त विधि है साथियों डी हॉर्नर विधि, जिसके अंदर जो डी हॉर्नर मशीन होती है उसको 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके सींग कलिका पर 10 सेकंड के लिए लगाया जाता है। आप देख रहे हो साथियों ये ऐसी मशीन आती है, इसको सींग कलिका पर लगाते हैं कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। और वहाँ की जो कलिका है वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद में वो सींग क्या नहीं कर पाते साथियों? वृद्धि नहीं कर पाते। अब साड़ू चेपियाँ बाद में हटे थोड़ी है, कौन हटे? कब करते हैं साथियों? 7 से 15 दिन की आयु में। याद रखना कब करते हैं? 7 से 15 दिन की आयु में। होता क्या है? पशुओं के सींगों को हटाना डिसबडिंग या डी हॉर्निंग होता है। ठीक है, हम बात करें डी हॉर्नर मशीन नहीं। 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करते हैं और 10 सेकंड के लिए उसकी सींग कलिका पर लगाते हैं और वहाँ पर कलिका नष्ट हो जाती है और वो आगे वृद्धि नहीं कर पाती है। ठीक है, एक साथियों हमारे क्या है, कहते हैं ना रुपये कौन खराब करें, तो घर पर लोग वैज्ञानिक बनते हैं और क्या करते हैं, एक लोहे के छड़ लेते हैं या जो ऐसी छड़ लेते हैं। कैसे साथियों? और यहाँ पर क्या होती है, वो सींग के कलिका के जितनी बड़ी होती है। अब ऐसी छड़ लेते हैं, इसको पूरा गर्म करते हैं। क्या करते हैं साथियों? इसको पूरा गर्म करते हैं।
इतना गर्म करते हैं, इतना लाल करते हैं कि उसको लगभग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंचा देते हैं। फिर उसको उठाते हैं छड़ किसी से और उसके सींग कलिका पर लगा देते हैं। दोनों सींगों पर लगाया, सींग कलिका खराब, उनको क्या करते हैं साथियों, नष्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है लोहे के छड़ से। क्या रहता है साथियों, संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है लोहे के छड़ से। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए खुद वैज्ञानिक नहीं बनना है, डॉक्टर को बुलाना है, वो अपने आप होने मशीन से कर देगा। अगर वो गर्म छड़ से करेगा तो आपको स्प्रे वगैरह दवाई वगैरह देगा, ताकि आगे भविष्य में पशु को नुकसान न हो। ठीक है, चलिए साथियों हम आगे चर्चा करते हैं डाउन कवर की। किसके साथियों, डाउन कवर की। डाउन कवर होता क्या है, गर्भावस्था में बछड़ा देने के 15 दिन पूर्व के अनुमानित समय को क्या कहते हैं साथियों, डाउन कवर कहा जाता है। जैसे गाँव के अंदर हम लिखते हैं ना, माघ सुदी एकम को उसका इंजेक्शन लगवाया। ठीक है, वापस 9 महीने बाद ऐसे होने वाले, तब घर वाले अनुमान लगाते हैं ना। अब तो बस 15 दिन दिया है, उसके बाद में आप मारवाड़ क्या करें, दीणो। अगर दुधारू पशु है और उस वो दुधारू होने वाली है तो हम उसे मारवाड़ कहते हैं दीणो। ये भी आपको पता होना चाहिए, दीणो का ही दिया करें। ठीक है, तो बाद में घर पर बैठ बैठे आपकी मम्मी कभी कहती है ना साथियों, 15 दिन बाद में आप घणो दीणो हुई, यानी हमारे पशु बच्चा दे देगा और वो दूध देने लग जाएगा। आपको पता है ना। ठीक है, उसके आगे क्या होता है साथियों, स्टीमिंग अप। क्या होता है स्टीमिंग अप। अगर हम स्टीमिंग अप की बात करें तो ब्याने वाले पशु की अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व, कितने साथियों, 6 सप्ताह पूर्व जो कुछ भी खिलाया या पिलाया जाता है, यानी जो कुछ भी आहार दिया जाता है उसे स्टीमिंग अप कहते हैं। स्टीमिंग अप होता क्या है, पशु के ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व जो कुछ भी आहार के रूप में दिया जाता है वो क्या कहलाता है साथियों, स्टीमिंग अप कहलाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, हम आगे चर्चा करते हैं। आगे साथियों कास्टिंग क्या है, कास्टिंग क्या होता है, पशु को गिराना, कास्टिंग होता है। अब गिराते क्यों है साथियों, दवाई देने के लिए गिराते हैं, इंजेक्शन के लिए गिराते हैं, सुई लगाते हैं, तब पशु पकड़ के गिरा के बाद में वो आता है जो डॉक्टर वो सुई लगा देता है, करते हैं ना। और साथियों कभी कभी ज़्यादा बीमार हो जाता है तो ग्लूकोज लगाने के लिए, खुर काटने के लिए भी पशु गिराया जाता है, और सिंग रोदन के लिए भी, सिंग रोदन के लिए भी पशु गिराना पड़ता है, नहीं तो वो बेकाबू होकर भेंटी मार के वहीं पे इलाज कर देता है। उसके सिंग रोदन हो कि नहीं हो, लेकिन आपके जरूर डॉक्टर के पास भेज देता है कुछ ना कुछ रौंद कर। ठीक है, अब जमीन पे गिराते किस तरफ है साथियों, दाईं तरफ। कभी आपके जो वेटरनरी किया हुआ डॉक्टर आता है कभी आपके घर पर इंजेक्शन देने के लिए, जब वो पशु को गिराना कहता है तो वो किस तरफ गिराता है, दाईं तरफ गिराता है। किस तरफ साथियों, दाईं तरफ गिराता है। आप देख रहे हो पशु पहले इस तरह से बांधते हैं, पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, फिर उसको गिरा कर उसके मुंह को जोर से दबा लिया जाता है, उसकी नस को पकड़ लिया जाता है दबा कर, तो फिर वो पशु हिलडुल नहीं सकता और वो जो इंजेक्शन लगाना है, खुर काटनी है, सिंग रोदन करना है, वैसा हो जाता है। अब बाईं तरफ ही क्यों गिराते हैं साथियों, कहते हैं बाईं तरफ, एक तो पशु के पेट का सबसे बड़ा भाग होता है, एक दूसरी बात साथियों, बाईं तरफ ही, किस तरफ साथियों, बाईं तरफ ही कहते हैं वहाँ पर बच्चा होता है या बच्चादानी होती है या गर्भ होता है। ठीक है, और कहते हैं बाईं तरफ ही क्या होता है साथियों, पशु के पेट का सबसे बड़ा भाग रुमेन होता है, जिसके अंदर भोजन का संग्रहण रहता है। क्या रहता है साथियों, भोजन का संग्रहण रहता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली साथियों डीवर्मिंग किस में करते हैं, डीवर्मिंग करते हैं साथियों मुर्गियों में। मुर्गियों में डीवर्मिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पर नई हेडिंग आप लगा लेना, मुर्गियों में डीवर्मिंग की जाती है। कब करते हैं साथियों, पहले डीवर्मिंग तो करते हैं 4.5 माह की उम्र में। कब करते हैं, 4.5 माह की उम्र में। और दूसरी डीवर्मिंग करते हैं 6 माह की उम्र में। इसका उद्देश्य क्या है साथियों, अधिक मांस प्राप्ति के लिए। क्या उद्देश्य साथियों, अधिक मांस प्राप्ति के लिए डीवर्मिंग की जाती है। डीवर्मिंग करते हैं क्या, उसके वर्मियों को नष्ट करना। कब करते हैं साथियों, पहले तो करते हैं 4.5 माह की उम्र में, दूसरी डीवर्मिंग की जाती है 6 माह की उम्र में। और उद्देश्य क्या है, अधिक मांस प्राप्ति हेतु। यहां से नहीं हेडिंग है बेटा, डीवर्मिंग। ठीक है, हम आगे चर्चा करें साथियों बॉयलर की।
बॉयलर होता है, एक रोस्टर्स होता है, एक लेयर्स होता है और एक ग्रोवर मैनेजमेंट होता है। ये चारों क्रियाएं साथियों मुर्गियों में होती है। ठीक है, मांस उत्पादन के लिए जो हम मुर्गियों को पालते हैं वो तो बॉयलर कहलाता है, लेकिन अंडा उत्पादन हेतु जो मुर्गियां पाली जाती है साथियों वो लेयर्स कहलाती है। मांस उत्पादन तो बॉयलर, तो मांस को पहले बॉईल करोगे, फिर कहते हैं ना पहले बॉईल करते हैं, उसके बाद उसको तड़का लगा कर खाते ना, तो समझ जाना बॉयलर यानी बॉईल करके खाया जाने वाला। क्या साथियों वैसे बॉईल करके अंडा भी खाते हैं, कहते हैं हमें तो पता नहीं, हमने कभी खाया नहीं है, जिन्होंने खाया उनको पता है। बॉयलर क्या होता है साथियों, मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियां। उम्र क्या होती है साथियों, 2 माह या 6 से 8 सप्ताह की उम्र में इनको पालते हैं। ठीक है, 6 सप्ताह के चूजे का शरीर भार कितना होता है साथियों, 1 से 1.5 kg। कितना होता है साथियों, 1 से 1.5 kg। ठीक है, रोस्टर्स क्या होते हैं साथियों, 9 से 12 सप्ताह के जो चूजे होते हैं, जैसे ही वो 9 सप्ताह के चूजे हो जाते हैं, 9 से 12 सप्ताह के चूजों को हम क्या कहते हैं साथियों, रोस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर्स कहते हैं। लेस क्या होता है साथियों, अंडा उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियां क्या कहलाती है, लेस कहलाती है। मुर्गी अंडा देना कब प्रारंभ करती है साथियों, 5 से 6 माह बाद अंडा उत्पादन प्रारंभ करती है। कब करती है साथियों, 5 से 6 माह बाद अंडा उत्पादन प्रारंभ करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 72वें सप्ताह बाद मुर्गियां अंडा देना बंद कर देती हैं। जैसे ही 72 सप्ताह की मुर्गियां हो जाती है उसके बाद में वो अंडा देना बंद कर देती है। कहते हैं बूढ़ी होने के बाद में कोई प्रजनन क्षमता थोड़ी रहती, बच्चा उत्पादन या अंडा उत्पादन करने की क्षमता थोड़ी रहती है, तो इस कारण वो अंडा उत्पादन देना बंद कर देती है। उन मुर्गियों क्या कहते हैं साथियों, ब्रूडिंग hen कहते हैं। क्या कहा जाता है उन्हें, ब्रूडिंग hen कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम साथियों ग्रोवर मैनेजमेंट की बात करें, किसकी, ग्रोवर मैनेजमेंट की, तो ग्रोवर मैनेजमेंट क्या होता है साथियों, चूजों के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक पालने और पोषण को ग्रोवर मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे चूजों के 8 सप्ताह की आयु होगी और उससे वो जब उत्पादन देंगे तब तक हम अगर पशु उस पक्षी को पालते रहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे साथियों, ग्रोवर मैनेजमेंट कहा जाता है। कई बार आपने सुना नहीं कि आज जद जन्मी जदू मैं पालनी शुरू करी, आजा दूध के बला की जरूरत है मैं पाली। वो क्या होता है साथियों, वहां से वहां तक पालना क्या होता है साथियों, उसका पालन पोषण क्या करना क्या होता है, ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे आज चूजा है, अंडे से चूजा निकलता है, वो चूजा धीरे धीरे बड़ा होता है और 8 सप्ताह का हो जाता है। तो 8 सप्ताह से लेकर जब तक वो उत्पादन देगा तब तक उसको पालना क्या कहलाता है साथियों, ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रोवर मैनेजमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए साथियों हम आगे चर्चा करते हैं टीचर बुल की। अब टीचर बुल, अगर आपने बंदेगढ़ वाली जो मैंने पढ़ाया था विधियां, उसके आगे मैंने एक साथियों टीचर बुल बताया था। टीचर बुल होता क्या, उसके पहले मैंने साथियों स्टीयर बताया था, स्टीयर बताया था। उससे पहले साथियों मैंने बुलक बताया। बुलक क्या होता है, बोझा ढोने के उद्देश्य से गाय और भैंस में क्या गया बंदेगण क्या कहलाता है साथियों, बुलक कहलाता है। स्टीयर क्या होता है साथियों, तो मैंने आपको उसमें बताया था स्टीयर क्या होता है, मांस प्राप्ति के उद्देश्य से गाय और भैंस में क्या गया बंदेगण क्या कहलाता है साथियों, स्टीयर कहलाता है। उसके बाद में मैंने आपको टीचर बुल बताया था कि भाई झुंड में गायें खड़ी हैं, उसमें से किसी को हीट में आ गई और हमें ऐसे पता नहीं चल रहा, तो उनके झुंड में एक सांड रखा जाता है जिसका बंदीगण क्या कर रखा होता है, तो वो झट से पता लगा लेता है और हमें संकेत मिल जाता है कि भाई ये ताव में आई हुई या हीट में आई हुई मादा है। ठीक है, आगे हम बात करें साथियों, टीचर बुल आपको पता चल ही गया। आगे हम बात करते हैं साथियों डमडुपेल की। डमडुपेल क्या होता है साथियों, दूध निकालने के छोटे मुंह की बाल्टी होती है। इसका इतना सा तो मुंह होता है और ये बाल्टी होती है। बाल्टी सभी जानते हो, अरे बाबा बाल्टी देखी एक नहीं देखी है। अगर आप गांव से हो, जो मम्मी दूध निकालने के लिए ले जाती है वो बाल्टी होती है ना, उससे हम क्या कहते हैं साथियों, डमडुपेल कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ग्रूमिंग शब्द पढ़ लिया, आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये ब्रश है, इसके साइड में गाय के ऊपर रगड़ा जाता है, यानी कि उसके ऊपर लगाया जाता है धीरे धीरे। ये साथियों ग्रूमिंग होता क्या है, पशुओं को बालों व त्वचा को ब्रश से साफ करते हैं। जो बाल हो, जो ऊपर की त्वचा होती है साथियों, उसको ब्रश से साफ करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे साथियों, खुररा या ग्रूमिंग कहते हैं। इसका उपयोग क्या है,
ये साथियों टीजर बुल में। ओके, ये जो उपयोग है साथियों टीजर बुल में है, मादा पशु मध्यकाल का पता लगाना। ठीक है, हम उद्देश्य की बात करें साथियों ग्रूमिंग के, तो पशु के बालों में त्वचा को ब्रश से साफ करते हैं, और इसका उद्देश्य क्या साथियों, एक तो रंग संचार बढ़ता है। जब इसके साथियों जो गिरने वाले बाल हैं वो जड़ जाएंगे, उसके अंदर साथियों अच्छे से मालिश हो जाएगी, तो उसकी जो नाड़े ब्लॉक कहते हैं, कभी कभी कहते हैं नाड़े ब्लॉक होगी, जहाँ पर रगड़िया करें, बस भाई बात है मारवाड़ी माइन कहीं कहीं करें, इसको क्या करते हैं साथियों, इसके ऊपर लगाते हैं, तो इसका रक्त संचार बढ़ जाता है। रक्त संचार बढ़ जाता है और परजीवी संक्रमण से बच जाते हैं। इनके ऊपर साथियों परजीवी संक्रमण नहीं होता है और स्वच्छ दूध उत्पादन होता है। अगर इनके जो अवांछित बाल है साथियों वो गिर जाते हैं, जब गोपालक अपने पशु को दूधता है तो ऊपर से वो बाल नहीं जड़ते हैं, तो स्वच्छ दूध उत्पादन होगा, एक परजीवियों का संक्रमण नहीं होगा, एक तो रक्त संचार अच्छा होगा, तो साथियों हमें दूध उत्पादन भी अच्छा होगा। रक्त संचार अच्छा होगा तो क्या होगा साथियों, दूध उत्पादन भी हमें अच्छा होगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए साथियों हम आगे बात करते हैं ग्रिट की। ग्रिट क्या है साथियों, मुर्गियों की पाचन शक्ति को ठीक बनाए रखने के लिए जो संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े पक्षियों को खिलाए जाते हैं उन्हें ग्रिट कहते हैं। अब संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े खिलाए जाते हैं, तो संगमरमर सभी ने नाम सुना ही होगा। संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों, नागौर के मकराना का प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता है। ठीक है, सफ़ेद रंग का जो पत्थर होता है वो संगमरमर होता है। अब संगमरमर से मुझे याद आया, संगमरमर से साथियों हमारे यहाँ से लेकर के ताजमहल बनाया गया है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा हमारा ताजमहल है। शाहजहां ने अपनी मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण किया था। ये क्या साथियों, एक मोहब्बत की निशानी है। क्या है ताजमहल। अब ताजमहल शाहजहां ने तो बना दिया, लेकिन उससे मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक राजा होता है। क्या साथियों, एक राजा होता है जो अपनी बेगम, राजा को कोई जो सेवक होता है वो एक ऐसा फल ला के देता है कि आप इसे खा लो, आप यानी कि अमर रहोगे। तो वो राजा अपनी रानी को देता है, रानी अपने प्रेमी को देती है वही फल, वो प्रेमी फिर अपनी पत्नी को देता है, वो पत्नी फिर उस राजा को ला के दे देती है कि राजा साहब आप खा लो, आप अच्छे और नेक दिल के इंसान हो। फिर राजा को याद आता है ये तो मैंने अपनी पत्नी को ये फल दिया था। तो फिर राजा कहता है मैं ताज बनावा किदे लई मेरी मुमताज बेवफा है। क्या साथियों, मैं ताज बनावा किदे लई मेरी मुमताज बेवफा है। बहुत शानदार गाना है। चलिए साथियों हम आगे चर्चा करते हैं हमारे टॉपिक की। आगे हम बात करते हैं साथियों कैथीटर की। कैथीटर क्या होता है साथियों, पशुओं में पेशाब को बाहर निकालने का यंत्र क्या होता है। पशुओं में जो पेशाब होता है साथियों, वो बीमार पशु होते हैं, उनमें से पेशाब बाहर निकालने का एक यंत्र होता है। उनसे पेशाब बाहर किससे निकालते हैं साथियों, कैथीटर यंत्र के द्वारा निकाला जाता है। मिश्रित कृषि क्या होती है साथियों, कृषि और पशुपालन दोनों साथ में करते हैं। गांव में करते हैं ना, किसान होते हैं जो पशु भी पालते हैं और खेती भी करते हैं। टुबेल हैं वो खेती भी करेंगे और पशु भी पालेंगे और रिजगा भी लगाएंगे और इनको भी खिलाएंगे और अच्छा दूध उत्पादन लेंगे और उससे भी आय भी प्राप्त करेंगे और फसलों से भी आय भी प्राप्त करेंगे। तो वो क्या होता है साथियों, मिश्रित कृषि होती है। एक करहा होता है, एक यंत्र होता है साथियों करहा, जो किस काम में आता है, भूमि को समतल करने के काम में करहा यंत्र काम में आता है। एक होता है साथियों पाटा, गांव से जो भी हैं वो सभी जानते हैं भूमि को समतल करने यंत्र कर रहा होता है। पाटा क्या होता है साथियों, जुताई के पश्चात जो भूमि में समतल बनाने व ढेले तोड़ने का जो यंत्र होता है। जो ढेले होते हैं ना उनको तोड़ने में अपन मारवाड़ी में क्या करें, ढगला, जब तई लगाते हैं तो उसके साथ में साथियों रेत के इतने बड़े ढगड़े या जो भी होते हैं ना समूह वो बाहर गिरता है, उसको तोड़ने का जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है, पाटा कहलाता है। नायला क्या होता है साथियों, नायला एक बीज बॉय का यंत्र है। नायला क्या साथियों, बीज बॉय का यंत्र है, वो नायला कहलाता है। एक होता है साथियों रिज मेकर। रिज मेकर क्या करता है, मेड़ व क्यारियां बनाने का यंत्र है। रिज मेकर से क्या करते हैं साथियों, मेड़ व क्यारियां बनाते हैं, वो क्या होता है साथियों, रिज मेकर होता है। एक कल्पा होता है। कल्पा क्या होता है साथियों, खरपतवार निकालने का यंत्र होता है। कल्पा क्या होता है साथियों, खरपतवार निकालने का यंत्र होता है, निराई व गुड़ाई के काम में आता है। कल्पा समझ ही गए होंगे, सभी गांवों से बिलोंग करते हो। आप किन से निकालते हो साथियों, खरपतवार जो अवांछित पौधे होते हैं फसल के अंदर, उनको आप किन से निकालते हो साथियों, तो कल्पा के द्वारा निकालते हो। आगे हम बात करें साथियों बुलक की, तो वंध्यागत नर पशु बुलक कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों, बोझा ढोने के उद्देश्य से।
बोझा ढोने के लिए। अब बंदीगढ़ करते क्यों हैं? पहली बात तो ये पशु को आसानी से काबू कर सके। क्या साथियों? पशु को आसानी से काबू कर सके, इसके लिए क्या करते हैं? बंदीगढ़ करते हैं। तो उसका बोझा उसको उससे बोझा होता है जो साथियों, जो सामान होता है आसानी से लाद के हम ला सकते हैं। ठीक है। एक पुल्ड ऊन होती है। पुल्ड ऊन क्या होती है साथियों? मरी हुई भेड़, उसके ऊपर से ऊन उतारने की क्रिया होती है, वो पुल्ड ऊन कहलाती है। या जो उतारी हुई ऊन होती है हम उसे क्या कहते हैं साथियों? पुल्ड ऊन कहते हैं। एक होता है साथियों जियोफेजिया। जियोफेजिया क्या है? जानवरों के द्वारा मिट्टी खाने की क्रिया क्या कहलाती है साथियों? कोई भी जानवर, छोटे छोटे जानवर होते हैं हमारे साथियों, जो छोटे छोटे बच्चे देखें वो भी रेत खाते हैं। खाते हैं नहीं खाते? मिट्टी खाते हैं नहीं खाते? जो जानवरों के बच्चे होते हैं वो भी मिट्टी खाते हैं ना। तो उस मिट्टी खाने की क्रिया को क्या कहते हैं साथियों? जियोफेजिया। एक होता है साथियों ऑस्टोफेजिया। जानवर के द्वारा हड्डी को खाना, जो हड्डियां होती है साथियों उनको खाना। कुत्ते खाते हैं साथियों हड्डियां जो पड़ देती हैं, उनको खाना क्या कहलाते हैं? ऑस्टोफेजिया। एक होता है साथियों पिलोफेजिया। जानवरों के द्वारा बालों को खाना। जो जानवर होते हैं वो बालों को खाते हैं, जैसे उसके शरीर बाल है, मुंह पीछे क्या और बालों को खा लिया, वो क्या कहलाता है साथियों? पिलोफेजिया। क्या होता है? पिलोफेजिया। ये भी आपको पता रहना चाहिए। एक होता है साथियों इन्फेटोफेजिया। ये फेजिया सारे याद रखने हैं। इन्फेटोफेजिया क्या होता है साथियों? जानवरों के द्वारा अपने खुद के बच्चे को खा जाना। जानवर के द्वारा अपने खुद के बच्चे को खा जाना क्या कहलाता है साथियों? इन्फेटोफेजिया। अब हमें तो पता नहीं, लेकिन हमने सुन रखा है भाई, जो कुतिया अपना बच्चा देने के पश्चात एक बच्चे को खा जाती है, सुन रखा है। पक्का तो मुझे भी नहीं, देखा तो मैंने भी नहीं। उसे हम क्या कहते हैं साथियों? इन्फेटोफेजिया कहते हैं। जानवर के द्वारा अपने खुद के बच्चे को खा जाना इन्फेटोफेजिया कहलाता है। एक होता है साथियों केप्रोफेजिया, अपने मल को खाना। क्या साथियों? अपने मल को खाना। कौन खाता है? खरगोश खाता है। कौन खाता है साथियों? खरगोश खाता है। ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है। तो साथियों आज हमने शब्दावली पूरी कर ली। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी लेके जानी है साथियों। अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर 29 मार्च से साथियों क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला है। अगर आप जेट, ICR, CUET, BHU की तैयारी कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं और अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आपका अभिनंदन है अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर के अंदर, जहाँ पर साथियों 29 मार्च 2024 से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो साथियों आपके एग्ज़ाम तक कराया जाएगा। हमारी यहाँ पर क्या साथियों डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, सभी क्लासरूम डिजिटल होंगे। उसके साथ में राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी द्वारा आपको अध्यापन कराया जाएगा। और साथियों हमारे यहाँ 11th और 12th फाउंडेशन बैच भी लगाएंगे हम। और साथियों एक हमारा, अगर आपको इस कम समय में कॉलेज नहीं मिल पाया, आपने थोड़ी सी मेहनत करने में कमी रख ली या आपको याद नहीं हो पाया कम समय में, तो उसके लिए हम एक टारगेट बेंच और लॉन्ग ईयर बेंच लगाएंगे। और इससे अलावा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भाई, हमारे यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों बैच अलग अलग लगेंगे। ये सबसे आपको फ़ायदा है। इंग्लिश वालों को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा और हिंदी वालों को हिंदी में अध्यापन कराया जाएगा। अगर आप राजस्थान में किसी कॉलेजों या किसी विश्वविद्यालयों में अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो अभी संपर्क कीजिए अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सभी आए हुए कृषि वीरों को मेरा दिल से सलाम।